ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन में सब कोर्स खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, इसलिए आप लोग अपने को अपने हिसाब से देख लीजिए। ओके बेटा, चलिए तो बात करते हैं प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। तो कल हमने इस बारे में लेक्चर दिया था कि पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी प्राणी हैं उन सब का बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है। तो मैंने कहा कि जितने भी एनिमल हैं उनमें से कुछ एनिमल जो माइक्रोस्कोपिक हैं वो यूनिसेलुलर हैं, और जितने भी माइक्रोस्कोपिक है मतलब जिन्हें हम नंगी आंख से देख सकते हैं वो सब मल्टी सेलुलर है। और हमने आपको पिछले दिनों में ये बताया कि जितने मल्टी सेलुलर हैं वो पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक हैं। उनके संघ के मैंने सारे नाम गिना दिए, कल भी आपको दोहरा दिया था कि किसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड है, लोअर हायर, सब बता दिए। पहले से भी पढ़े थे, कल दोहरा भी दिए थे। तो अब आगे बात शुरू करते हैं, चलिए। तो दीजिए, जो भी जंतु मल्टी सेलुलर हैं यानी कि बहुकोशिकीय हैं, जो भी जंतु बहुकोशिकीय हैं, राइट है, उनमें शरीर का गठन सेलुलर ग्रेड से प्रारंभ होकर सेल्यूलर ग्रेड से प्रारंभ होकर, मैंने बताया था कि जो हमारे पोरीफोर्स है उनमें सेलुलर ग्रेड है, तो सेल्यूलर ग्रेड से प्रारंभ होकर बोलो टिश्यू ग्रेड में गया, टिश्यू से आर्गन बना, फिर आर्गन से सिस्टम बना, और फिर सिस्टम से बॉडी तैयार हो गया। तो सेलुलर ग्रेड से आरंभ होकर टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, फिर सिस्टम ग्रेड, और फिर उसके बॉडी का निर्माण हुआ। फिर उसके बॉडी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले टिश्यू की बात करेंगे। तो हेडिंग दो एनिमल टिश्यू, जिसे आप कहते हो जंतु ऊतक। यानी अब इतना नाम सुनते ही आपको बॉटनी की सारी याद आ गई, क्योंकि आपने जो बॉटनी में परिभाषा पढ़ी थी सो यही है कि संरचना और कार्य में एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। और ऊतक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हिस्टोलॉजी यानी औतिकी कहते हैं। तो ये उतनी पढ़ाई तो वही है जो आप पीछे पढ़ के आ रहे हो। तो दे दो, संरचना व कार्य में एक जैसी। संरचना व कार्य में एक जैसी कोशिकाओं का समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह, हाँ जी,
टिश्यू कहलाता है। दशमू टिश्यू कहलाता है, यानी कि ऊतक कहलाता है। राइट है। अब कल का लेक्चर याद होगा, कल मैंने कहा था कि एनिमल का जो शरीर है वो कुल 4 टिश्यू से बना हुआ है। एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव। कल हमने सब बताया है कि भूल गया सब? तो बात कर लेते हैं। तो मानव का शरीर कुल 4 ऊतकों से मिलकर बना हुआ है, जिसे क्रमशः एपिथीलियम या एपिथीलियल टिश्यू या इसी को एपिथीलियम भी कहते हैं। एपिथीलियल या दोनों लिख देना, या एपिथीलियम टिश्यू कहते हैं। राइट है। एनी डाउट्स? दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, और चौथा नर्वस टिश्यू। कल हमने जो समझाया था पुनः समझा दे रहा हूं। जैसे आप एक इंसान का शरीर देखो तो पूरे शरीर का एक आवरण उसकी त्वचा है, यानी शरीर के ऊपर देखो तो स्किन का एक आवरण है। तो ये जो आवरण है वो केवल तुमको जो अंग दिख रहे हैं बाहर से केवल उसी पे नहीं है, बल्कि शरीर का अंदर, जैसे कभी वहां मुर्गी मुर्गा काटता है या बकरी बकरा काटता है और जाते होगे मांस खरीदने, तो देखे होगे हार्ट भी एक घेरा में बंद है, किडनी है, लंग्स है, इन सब अंगों पर एक सुरक्षा का कवच है, यानी बाहर से एक आवरण है ना। तो ये जो शरीर का चाहे एक्सटर्नल पार्ट हो चाहे उसके ऊपर का जो सुरक्षात्मक आवरण बनाने का काम है वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू करती है। अब हमने कल तुमको समझाया था ना बेटा कि स्किन के नीचे देखो तो हड्डी और मांस है, तो वो हड्डी और मांस कौन बना रहा है? फिर हमने कल कहा कि शरीर के तुम्हारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। अब इस सभी हड्डियों को जोड़ना, अंगों को जोड़ना का काम कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। और हमारे शरीर के किसी हिस्से में हमको चाहे दर्द हो, कोई हमें छुए, मौसम में गर्मी सर्दी हो, किसी भी प्रकार की शरीर में संवेदन हो, तो हमारे शरीर में संवेदी अंग हैं जो उस संवेदना को ग्रहण करके हमको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वो कौन है? नर्वस टिश्यू। जैसे आप अभी बैठे हो तो कहते हो सर पेट में दर्द हो रहा है, सर हमको पेशाब लगी है, हम जाना चाहते हैं पेशाब करने, या कहते हो कि सर प्यास लगी है, कोई न शरीर के अंदर में, या कह रहे हो नीचे से चींटी काट रही, कुछ गड़ रहा है। all these things, all these information which you are saying to us, so that is given to you by the nervous system। यानी वो तुमको कौन दे रहा है? वो तंत्रिका तंत्र दे रहा है। वो बता रहा है कि आपको पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पेशाब लगी है, प्यास लगी है, ठंडी लग रही है, जाड़ा लगा, कुछ भी, यानी any kind of the stimulations which are generating due to the changing into the atmosphere, that was just to be noticed by you only because of nervous tissue। तो ये शरीर में आपके तंत्रिका है जो आपको सूचना दे रही। अब यही देखना, जब शरीर में तंत्रिका सूचना नहीं मिलती आपको तो क्या लोग कहते हैं इसको लकवा मार गया, और फिर उस अंग का इस्तेमाल वो आदमी नहीं कर पाता है ना। तो ये आपके शरीर में 4 टिश्यूज चल रहे हैं, जो टिश्यूज आपके शरीर का टोटल निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इसे हिंदी में कहते हैं
उपकला अस्तर या उपकला ऊतक, इसे कहते हैं पेशीय ऊतक, इसे कहते हैं संयोजी ऊतक और इसे कहते हैं तंत्रिका ऊतक। अब समझ आ गई आपको? जल्दी करें, चारों हो गया आपका। आइए अब आगे, अब आगे का मतलब अब आपको समझ आ गई कि अब हम आगे ये पढ़ना होगा। इसका डाटा खत्म हो गया, चेंज करना पड़ेगा, बस 1 मिनट, डाटा खत्म होता रहता है। एयरटेल चल रहा था। चले बेटा, अभी को जाके पकड़ा। बताइए अब कोई दिक्कत? अब आइए, अब एक एक करके अध्ययन किया जाए। अब पहला कौन सा आप लेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, अब देखिए, अब समझिए। देखिए एपिथेलियल दो शब्द से बना है। पहला शब्द है एबी, दूसरा शब्द है थीलिया। एपी का मतलब होता है आउटर और थीलिया का मतलब कवर, और टिश्यू तो जान ही रहे ऊत तक। अब अगर आप इसको देखें तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। आउटर माने बाहरी, कवर माने आवरण, ऊतक माने ऊतक। यानी कि किसी भी जीव में उसके शरीर के अंगों का जो बाहरी आवरण बनाता है उस ऊतक को हम एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। तो देखिए तोड़ने से परिभाषा क्लियर हो गई। आउटर का मतलब बाहरी और कवरिंग का मतलब आवरण, समझ गए? यानी कि किसी भी एनिमल के शरीर के किसी भी अंग का जो बाहरी आवरण है, यानी जो आउटर प्रोटेक्टिंग कवर है, जैसे आपने शर्ट पहन रखा है तो ये तो आपने बनाया ना, लेकिन आपके शरीर का नाक है, आंख है, कान है, गाल है, हाथ है, पैर है, बोलो सब चमड़े से ढका हुआ है, यानी ये है एपिथेलियल टिश्यू। समझ आ गई? तो यही मैं आपसे कह रहा था कि किसी भी एनिमल के शरीर का, चाहे वो कोई अंग हो, एक्सटर्नल हो चाहे, उसका जो बाह्य आवरण है वह जिससे बनता है उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब समझ आ गई? दे दीजिए। किसी भी जंतु में उसके शरीर का कोई भी अंग, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक हो, बाहरी हो या आंतरिक हो, उसके बाह्य आवरण का निर्माण जिन ऊतक के द्वारा होता है, आवरण का निर्माण
जिन ऊतक के द्वारा होता है। ओके, उसे हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। उसे हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। आया बेटा? बोलिए, कोई डाउट से दीजिए आगे। इस टिश्यू को निम्न दो भागों में बांटा गया है। इस टिश्यू को निम्न दो भागों में, समझने में कोई दिक्कत? बोलिए। पहला, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा, ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्लैंडुलर टिश्यू यानी इसे कहेंगे आच्छादन उपकला ऊतक, और इसे कहेंगे ग्रंथिल ऊतक। अब नाम से ही क्लियर हो गया कि किसी भी अंग का जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है वो कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा। अब चलिए एक एक करके लीजिए फटाफट। वह ऊतक जो जो बाहरी अस्तर शरीर के अंगों का बनाता है। हो गया? बनाता है, उसे हम कवरिंग कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। हो गया? अब समझ बन रही है सबको? संरचना व कार्य के आधार पर, मतलब देखने में कैसी है, कार्य कैसी कर रही है, संरचना और कार्य के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं सिंपल एपिथेलियम और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। इसे बोलते हैं सरल उपकला ऊतक, और ये कंपाउंड का मतलब संयुक्त या यौगिक, सुने ही ना। यानी सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अब एक एक करके अब दीजिए। पहला देखिए अब कैसे कैसे वर्गीकरण होता जा रहा है। अब दीजिए सिंपल एपिथेलियम। अब सिंपल का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप अपने ऊपर ले लीजिए, कोई लड़का को देखिए एक सामान्य तरह का कपड़ा पहना हो, मतलब रंग बिरंगा ना हो, एक शर्ट हो, तो आप क्या कहते हो? ये तो बड़ा सिंपल कपड़ा है। लेकिन अगर उस पर रंगीन हो, ऊपर का रंग दूसरा हो, नीचे का तीसरा हो, कहीं पतला हो कहीं मोटा हो, तो आप क्या कहते हो? यार ये सिंपल नहीं है, कुछ स्पेशल है, डिजाइन वाला है। तो वो बात हम अपने ऊपर भी लागू कर रहे हैं। अगर किसी भी शरीर के किसी अंग का आउटर कवरिंग केवल एक लेयर से बन रही है, मतलब एक स्तरीय है, एक ही तरह का ऊतक भाग ले रहा है, तो इसका मतलब वो सिंपल है। और अगर वो एक नहीं कई से बन रहा है, कंपाउंड है। तो ये एक तरह से याद किया जा सकता है। दे दी।
एक ही स्तर की बनी हुई ऊतक को सरल ऊतक कहते हैं। अतः शरीर के जो अंग एब्जॉर्प्शन करने का, एब्जॉर्प्शन समझते हो ना, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, या सिक्रीशन यानी कि श्रावण, जैसे तुम्हारे नाक से पोटा निकलता है, पसीना निकलता है ना, ये सब तो श्राव हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन है। तो शरीर के जो अंग एब्जॉर्प्शन करते हैं या सिक्रीशन करते हैं, उनका निर्माण कौन करता है? सिंपल एपिथेलियम। तो लिख लेना, सिक्रीशन करते हैं, हो गया, उनका निर्माण सिंपल एपिथेलियम से होता है। आया? अब ये 3 प्रकार के हैं। ये कितने प्रकार के? हाँ, यानी कि सिंपल एपिथेलियम 3 प्रकार के हैं। बोलना, बात समझ में आ रही है? कौन से 3 प्रकार का? पहला स्क्वैमस, स्क्वैमस, दूसरा क्यूबॉइडल, क्यूबिक बल्कि कहते हैं, क्यूबिक, और तीसरा कालुमनर। कालुमनर मतलब हिंदी बोल दे रहा हूं, स्क्वैमस का मतलब सल्की एपिथेलियम, क्यूबिक का मतलब घनाकार एपिथेलियम, ये है सल्की एपिथेलियम, क्यूबिक का मतलब घनाकार, और कालुमनर का मतलब स्तंभाकार। तो हिंदी भी मैंने यहाँ लिख दिया। ओके। तो देखिए, क्यूबिक माने घनाकार, और क्यूबॉइड माने घनाभ के आकार। जैसे ये कमरा कैसा है? क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, वो घनाभ है। ये तो आप कक्षा में पढ़े थे। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसी हो, उसे घन कहते हैं, उसे घन कहते हैं, यानी क्यूबिक कहते हैं। तो वही मैंने लिखा है। यानी कि जो सरल एपिथेलियम है वो 3 प्रकार की है, स्क्वैमस टाइप, क्यूबिक या क्यूबॉइडल टाइप, कालुमनर टाइप। इसको बल्कि लिख दे रहा हूँ, क्यूबॉइडल टाइप। यानी ये दोनों एक ही है, बस फर्क क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग, क्यूबॉइडल हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी, क्यूबिक हो गई। समझ आ गया? अब मैं यहां से यहां तक का बात फिर समझा देता हूं। जंतु के शरीर में उसके किसी भी अंग का जो बाहरी आवरण तैयार किया जाता है, उस ऊतक को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं, एक कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी ग्लैंडुलर टिश्यू। यानी जो शरीर के आवरण का निर्माण करे वह कवरिंग एपिथेलियल है, जो शरीर के ग्रंथियों का निर्माण करे। अब कवरिंग एपिथेलियल को संरचना और कार्य के आधार पर 2 भागों में बांट देते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड। अगर किसी अंग के आवरण के निर्माण में केवल एक लेयर टिश्यू भाग ले रही है, वो सिंपल है, और अगर एक से, वो कंपाउंड। अब सरल ऊतक यानी सिंपल ऊतक शरीर के ऐसे अंगों का आवरण बनाती है जो अवशोषण या श्रावण करने का काम करते हैं। तो उन अंगों का बाह्य आवरण सिंपल एपिथेलियल बनाती है, और ये आकार संरचना को देखकर 3 में बांटी जा सकती है, स्क्वैमस, क्यूबिक, कालुमनर। यानी शल्की, घनाकार या घनाभ के आकार की, अथवा स्तंभाकार। जैसे आप देखो, आपके घर में
या आपके गांव में देखना, जब भी हम सतह बनाते हैं तो 3 ही मॉडल में बनाते हैं। या तो देखना खड़ंजा बिछ जाएगा, तो खड़ंजा में ईंटा देखो, ईंटा जितना लंबा उतने चौड़ा उतने ऊंचा नहीं ना होता, यानी वो घना है। दूसरा देखना गांव में आजकल चौका लगता है, देखना जितना लंबा उतने चौड़ा, तो वो घन हो गया। ठीक है। अगर घर के अंदर देखना तो ये सल्क वाला मॉडल आता है, ऐसे टाइल्स जैसे लगती है, वो स्क्वेमस हो गया। आया। जहां मोजक वगैरह लगेगा देखना ऐसे लगेगा, ये स्तंभाकार हो गया। तो जैसे हम अपने घर में कर रहे हैं ना, बस वही ठीक बॉडी में है, क्योंकि जितना एनिमल के और प्लांट के बॉडी में जो कुछ होता है हम वहीं से देखते हैं और उसी को देखकर इंजीनियरिंग खड़ा करते हैं। यानी जो नेचुरली होता है उसे हम कृत्रिम तरीके से बनाते हैं। जैसे हम पीछे भी कई बार कह चुके हैं, जैसे जड़ पानी खींच रहा है तो हमारे दिमाग में आया कि हम भी खींचने वाला काम करें, तो हमने पंप सेट बना दिया। उसमें पानी का प्रवाह हो रहा है तो हम भी अपने घर में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप बना लिए, जो बर्नौली थ्योरम में पढ़ाया गया, द्रव्यविरता में, कि कैसे हम बिना पंप सेट के पानी बांट सकते हैं, नहर की डिजाइन कैसी है, सब पढ़ा, ये सब पढ़ाया जा चुका है, कोई नया नहीं है, जो पढ़ता है उसको याद रहता है। क्लियर है। तो जो एनिमल और प्लांट की बॉडी में हो रहा है उसी को हम कृत्रिम रूप से करते हैं, वो इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये जो चीज हम जैसे अपने घर में खड़ंजा लगा रहे हैं, फर्श बना रहे हैं, ये क्या है, घर का आवरण है, यानी सतह का ऊपरी हिस्सा। चल रहे हैं तो ये बताओ हमारे मार्ग का ऊपरी हिस्सा है। जैसे किसी के घर में मार्बल लगता है, कोई टाइल्स लगा रहा है, कोई खड़ंजे ईंटा लगा रहा है, तो सबका रूप रंग एक ही जैसा होता है। बस वही बात हमारे शरीर के अंगों के आवरण पर है, कि वहां के सिंपल टिश्यू स्क्वामस टाइप है कि कॉलमनर है कि क्यूबिक या क्यूबोइडल है, उसी आधार पर हम इसको बांट देते हैं। अब समझ आ गया। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपके शरीर में जैसे श्वास नली है, फेफड़ा है, या कौन सा अंग है और उसमें कौन सा लगा हुआ है। पहले इतनी समझ आ गई तो ले लिया, यहाँ हो गया ना। अब 3 प्रकार हो सकते। अब पहला स्क्वेमस, स्क्वेमस बोले दीजिए। देखिए अभी मैं आपसे कह रहा था वही चीज यहाँ है। देखिए इस किताब में भी वही लिखा है कि जैसे टाइल्स लगी होती हैं, खड़ंजे लगे होते हैं, देख रहे हैं, वो सब स्क्वेमस है। अभी यह नहीं समझा रहा था आपको। देखिए जो कह रहा था वो लिखा है। जैसे हमारे फेफड़े, फेफड़ा को देखोगे कभी टीवी में या इंटरनेट वाले मोबाइल पर फेफड़ा देखना, तो फेफड़ा चित्र दिख जाएगा, क्योंकि फेफड़ा कैसा होता है तो किताब में देखोगे या तो नेट पे देखोगे। तो फेफड़े की कोशिका वही टाइल्स की तरह दिख रही है, यानी वो स्क्वेमस है। तो लिख लो, ये बाहर से देखने में टाइल्स जैसी प्रतीत होती हैं, अतः यह ऊतक रक्तवाहिनी, यह ऊतक ब्लड वेसल यानी रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल, फेफड़े के एयर सैक्स यानी वायु कोष्ठक, वायु, हाँ देखो वहां लिख दिया है सब, हिंदी इंग्लिश जिसको जो लिखना है, क्योंकि तुमको साइंस पूरी इंग्लिश में ही पढ़नी है। तो अभी से धीरे धीरे प्रयत्न शुरू करो अपना। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी लिख ले, बट पढ़ना तो आपको उसी में। ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनी, एयर सेक्स माने वायु कोष्ठक। अब ये वायु कोष्ठक कैसा होता है, ये देखो, ये तुम्हारी श्वास नली है। अब यहाँ से ये बटके गई तुम्हारे फेफड़े में, ये देखो तुम्हारा फेफड़ा है। अब ये देखो आगे बढ़ के 3 भाग में बटेगी, ये देखो हर नलिका 3 में बट जाएगी।
समझ आ रही है, और अंत में जाकर एक ऐसे गुच्छे में खुलेगी, यही है वायु कोष्ठक। इसी को एल्वियोलाई या एयर सेक्स कहते हैं, समझ गए। तो ये वाली का जो बन रहा है लेयर, यानी हाइकर जो सुरक्षात्मक आवरण बन रहा है, वो तुम्हारी कौन है, स्क्वैमस। ब्लड वेसल है ये रक्तवाहिनी जिसमें खून दौड़ रहा है, ये भी इसकी दीवार कौन बना रही है, स्क्वैमस। समझ आ गया, परेशान नहीं। देख चुके, ब्लड वेसल एयर सेक्स आदि का निर्माण करती है। ओके, मुंह से बोलो भी और लिखो भी, खाली लिखने का काम मत करो, मुंह से भी बोलो, क्योंकि ये शब्द पहले तुम कभी नहीं सुने हो, या सुने होगे तो मस्ती में सुने होगे, बट अभी मस्ती में नहीं, दिमाग और मस्ती दोनों लेनी है। तो ये दिमाग में टिकेगा तब जब बोलोगे, लिखोगे तो वही मिलेगा जो अब तक 9-10 में लिख के पाए हो। कुछ नहीं आता, बस वही तरह आज भी कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए इसको बोलो। ब्लड विश, एयर सेक्स, क्लियर हो गया। तो ये हम आपको बता रहे थे स्क्वैमस। अब कौन बताएंगे, क्यूबिक या क्यूबाइडल। अब क्यूबिक का अर्थ हो गया कि ये घनाकार है, यानी कि जितनी लंबी उतनी चौड़ी उतनी ही ऊंची, ये आकार में घनाकार होती है। आकार में यस घनाकार होती है। अतः शरीर में यह किडनी, हो गया किडनी। अब किडनी देखे हो, देखो हम तुमको यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखो ये तुम लोग की किडनी है, लेकिन ये एक किडनी में 1 से 1.5 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। मतलब ये पतली पतली 1 से 1.5 लाख नलिका से बनी होती है। तो इसमें से एक नलिका को कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। अगर एक नलिका दिखाएं तुमको ना, तो ऐसी है, ये देखो, ये देखो, ये नेफ्रॉन्स दिखा रहा हूं। अब ये देखो, ये आ रही है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना के निकल रही है। अब यही खून जब जाता है तो इसमें छनता है, तो मूत्र छन के यहाँ जाकर के यही गरनी ब्लैडर में जाकर इकट्ठा होता है। ऐसी एक नहीं है, मैंने बोला ना कि 1 से 1.5 लाख, किसी किसी इंसान में तो 15 लाख तक की संख्या होती है, 10 लाख होती है, क्लियर, इतनी संख्या। और ये मिल के खून छान के मूत्र निकालती है। अभी पढ़ाएंगे, जब आएंगे तो डिटेल करेंगे, अभी तो ऊतक बता रहे। तो इनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो अब यही लिखना है, किडनी के नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम है यूरिनीफेरस ट्यूबुल, यानी मूत्र छानने वाली नलिका। लिख दे रहा हूं, यूरिनी फेरस ट्यूबुल्स। अब जान लो, ये चैप्टर जैसे ही एंड हो जाएगा, पूरी पढ़ाई एमबीबीएस की शुरू हो जाएगी। हाँ चले बेटा, नेफ्रॉन्स, यूरिनी, जिसे और क्या बोला मैंने, यूरिनीफेरस ट्यूबुल, लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स आ जाएगी। स्वीट ग्लैंड्स जानते हैं, पसीना वाली ग्रंथि, जिससे आपका शरीर पानी निकालता है, पसीना। थायराइड ग्लैंड्स, हाँ जो गले में है, थायराइड ग्लैंड, इसी की अगर यही आयोडीन कम निकाले तो लोगों को थायराइड हो जाता है, और कमी हो जाए तो गले में घेंगा रोग हो जाएगा। तो थायराइड ग्लैंड्स इन सब के आवरण का निर्माण यह करती है, कौन, क्यूबिक। अब समझ आ रहा है।
अब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हाँ अब डॉक्टर शुरू क्लियर हो गया। बस इसी पे रोक दीजिए, फिर अगले दिन यहाँ पे चलेंगे। इट्स ओके। थैंक यू बेटा। अभी बस फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, इसके आगे